हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की सीरीज में पिछली क्लास में हम लोग अनुच्छेद 83 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 84 शुरू करेंगे और अनुच्छेद 84 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी की पूरी संविधान की सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। संवैधानिक इतिहास की कैसे कैसे संविधान बना और एक एक अनुच्छेद के प्रावधान इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 84। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों को अनुच्छेद 84 से लेकर अनुच्छेद 88 तक पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों को इसको लिखने में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा पहले ही लिख लिया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 84 में है संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं। इसमें एक शब्द आया है संसद। पहले संसद को समझिएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति को निकाल दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। और सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। कितने होते हैं सदन? 2। एक तो हो गया आपका राज्यसभा और एक हो गया आपका लोकसभा। ठीक है, अब आगे समझिएगा। थोड़ा पहले समझ लीजिए संसद का काम क्या होता है। तो किसी भी देश की जो संसद होती है, या हम कह सकते हैं जो संसद होती है, वह देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। तो हमारे देश की भी जो ये संसद है, वह हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। अब बात ये आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना है, तब उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तब कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसी के बारे में प्रावधान जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यह हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जो उस देश के लिए कानून बनाया जाता है, हम उसमें अपनी भागीदारी कैसे दें, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वही बताता है। मतलब उसी के बारे में बताया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 में। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो अनुच्छेद 84 में है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अब हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो पहली बात उसके पास भारत की नागरिकता होना चाहिए। इसका मतलब ये है राज्यसभा या लोकसभा में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जो भारत के ही हों, विदेश का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। पहली बात हो गई। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ ग्रहण करें और उस पर हस्ताक्षर करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आए हैं तीसरी अनुसूची। अनुसूची हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और तीसरी अनुसूची में यह बताया गया है कि कौन से संवैधानिक पदाधिकारी कौन से शपथ ग्रहण करेंगे। इसका मतलब यह है कि इनके सदस्यों के लिए और इनके सदस्यों के लिए कुछ शपथ निर्धारित किए गए हैं। अगर ये राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उन्हें वह शपथ ग्रहण करना पड़ेगा और उस पर जो है हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और ये सब पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है निर्वाचन के पहले। ये सब पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तभी ये सदस्य जो हैं निर्वाचन में भागीदारी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वह निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं। हालांकि कुछ सदस्य वैसे भी हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन उनको जो है अपवाद के स्वरूप पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि भारत का नागरिक हो और तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष ग्रहण करे और उस पर अपना हस्ताक्षर करे। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरे नंबर पे कहा गया है राज्यसभा की स्थिति में 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा की स्थिति में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
इसका मतलब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम 30 वर्ष का हो, और कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कम से कम वह 25 वर्ष का हो। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसकी सदस्यता के लिए आयु क्या निर्धारित की गई है, बाकी कुछ भी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया 2 चीज़ें। और क्या कहा गया है इसमें? तो इसमें यह कहा गया है कि संसद के सदस्यों के लिए संसद भी कानून बनाकर ये कह सकती है कि और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसे कहा जाता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जन प्रतिनिधित्व एक्ट लिख लीजिए, एक्ट 1951। इसके माध्यम से 2 प्रावधान किए गए हैं। थोड़ा समझिएगा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कुछ भी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो नीचे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, आप उस PDF से लिख लीजिए। ठीक है, अगर पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से 2 प्रावधान किए गए हैं कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जिस क्षेत्र से लड़ना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के मतदाता सूची में उसका नाम हो। क्या हो? मतदाता सूची में उसका नाम हो। ये प्रावधान राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों के लिए किया गया। हालांकि आगे चल के 2003 में राज्यसभा के लिए इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है और जहां से वह चुनाव लड़ना चाहे, यदि वह वहां के मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, फिर भी वह वहां से चुनाव लड़ सकता है, जिसे 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है वैध भी घोषित कर दिया गया। दूसरे नंबर पे कहा गया है, हम लोग जानते हैं, थोड़ा समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पे कहा गया है कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा सीट जो अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षित हो, वहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो। इसका मतलब ये है कि जो सीटें आरक्षित हैं वहाँ पर सिर्फ उसी समुदाय के लोग लड़ सकते हैं। हालांकि उस समुदाय के लोग चाहें तो अन्य जगह पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन उस जगह पर अन्य समुदाय के लोग नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है, मान लीजिए ये सीट अनुसूचित है तो यहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही लड़ेंगे, लेकिन ये लोग अन्य सीटों पर भी लड़ सकते हैं जहाँ पर आरक्षित नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया अनुच्छेद 84। अब कहा गया है अनुच्छेद 85 में, थोड़ा समझिएगा, सदनों के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है सदनों के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अभी हम लोगों ने देखा कि संसद का काम होता है कानून बनाना। जब कानून बनाना होगा, इसका मतलब ये है कि ये अगर राज्यसभा है और ये जो है लोकसभा है, तो इनको बैठकें भी करनी पड़ेंगी। एक जगह बैठक भी करना पड़ेगा, तभी तो विचार विमर्श करेंगे और कानून बनाएंगी। तो अनुच्छेद 85 यही कहता है कि इनके सत्रों का आरंभ जो है राष्ट्रपति करेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बताएंगे सत्र क्या है। कहने का मतलब ये है राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें होंगी और एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, हो सकता है 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, 20 दिन की बैठक होगी। तो इस 20 दिन की बैठक को ही कहा जाता है एक सत्र। क्या कहा जाता है? एक सत्र। कहने का मतलब जब बैठकें हो जाएं और जब तक ये पूरा समाप्त न कर दिया जाए तब तक के कार्यकाल को कहा जाता, तब तक के अवधि को कहा जाता है सत्र। तो इस सत्र को आहूत करेगा या बुलाएगा राष्ट्रपति। और सत्रावसान का मतलब यह है, यहाँ पर शुरू भी कर रहा है राष्ट्रपति और यहाँ पर समाप्त भी कर रहा है राष्ट्रपति। ठीक है, यह सत्र को आहूत करेगा राष्ट्रपति और सत्रावसान मतलब इस सत्र को समाप्त करेगा राष्ट्रपति। यहाँ तक समझ में आया। अब एक शब्द आता है स्थगन। समझ लीजिए यहीं पर, मान लीजिए बैठकें हो रही हैं और किसी कारण से बीच में ही 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, किसी अनिश्चित समय के लिए इस सत्र को
स्थगित कर दिया जाए, कि रोक दिया जाए कि चलिए 10 दिन बाद अब फिर से बैठक करेंगे, किसी कारण से 10 दिन तक बैठक नहीं की जा सकती। तो ये जो स्थगन किया जाएगा यह लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा या राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर सत्रों को आहूत किया जा रहा है या सत्रावसान किया जा रहा है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन अगर सत्रों का स्थगन किया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सत्रावसान। अब बात आता है विघटन। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का स्वतः विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है तब राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकती है। यहाँ पर सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह है लोकसभा, यह है लोकसभा और ध्यान दीजिएगा ये है लोकसभा, और लोकसभा का 15% मिलकर जो है बनती है मंत्रिपरिषद। क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। जब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित कर दिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ लोकसभा विघटित होगी, मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी और यह मंत्रिपरिषद तब तक विघटित नहीं होगी जब तक नए लोकसभा का चुनाव ना हो जाए, और जब नए लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, एक नई मंत्रिपरिषद बन जाएगी, तब जो है यह मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति करता है वह सिर्फ लोकसभा का विघटन कर सकता है, विघटन करता है, और जब नए लोकसभा का चुनाव होने के बाद नई मंत्रिपरिषद बनेगी तो पुरानी वाली मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। ये मंत्रिपरिषद समाप्त तो वैसे नहीं होती है। ठीक है, बाकी मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पहले ही पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का विघटन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा का जो है एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति न तो राज्यसभा में भाग लेता है, ना तो लोकसभा में भाग लेता है, ना तो इसमें बैठता है, ना तो इसमें बैठता है, ना तो इसमें मतदान करता है, ना तो इसमें मतदान करता है, लेकिन फिर भी वह संसद का अंग माना जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, 86 कहता है सदनों में अभिभाषण। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा में सामूहिक रूप से या पृथक पृथक रूप से संबोधित कर सकता है, जो चाहे वह भाषण दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आगे कहा गया है संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। साथ ही साथ किसी भी मामले में राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। फिर से एक बार समझिए, अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सामूहिक रूप से वह पृथक पृथक संबोधित कर सकता है, और किसी अन्य मामले पर, किसी स्थगित विधेयक के मामले में, किसी भी मामले में संदेश भेज सकता है और ये अपेक्षा कर सकता है कि ये सदन के द्वारा उसे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये अनुच्छेद थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। सीधा सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। बाकी ज़्यादा और डिटेल में इससे नहीं पूछेगा, थोड़ा समझ लीजिए बस। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये सत्र शुरू होता है। क्या होता है? सत्र शुरू होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जब भी किसी वर्ष की, शुरू से समझते हैं, 87 में यह कहा गया है कि जब भी कोई नई लोकसभा बनेगी, जब भी कोई नई लोकसभा बनेगी और उसकी प्रथम बैठक होगी, उसकी प्रथम बैठक होगी,
तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को सामूहिक रूप से संबोधित करेगा। जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को सामूहिक रूप से संबोधित करेगा। ठीक है। और संबोधित करने का मतलब ये है, वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को ये बताया जाता है कि हम एक साल के अंदर अंदर इस पूरे साल में क्या क्या करना चाहते हैं। और जब ये पूरा का पूरा साल समाप्त हो जाएगा, अब जब दूसरे वर्ष की बैठक होगी फिर से राष्ट्रपति संबोधित करेगा और राष्ट्रपति फिर ये बताएगा कि वास्तव में सरकार ने इस पिछले साल में क्या क्या कर लिया है और अगले इस साल में क्या क्या करेगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो भी अभिभाषण देगा उसके संदर्भ में राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ यहाँ पर वही कहता है जो मंत्रिपरिषद द्वारा कहा जाता है। जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वह मंत्रिपरिषद से पूछा जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा की प्रथम बैठक एवं प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रथम बैठक पर संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से संबोधित करेगा। ठीक है, ये हो गया 87। अब देखते हैं अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया मंत्रिपरिषद, या इसी को कह सकते हो मंत्री। एक मंत्रिपरिषद होती है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक होता है भारत का महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में भी बैठने का अधिकार होता है, राज्यसभा में भी बैठने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद है, थोड़ा समझ लीजिए, ये जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो इस मंत्रिपरिषद में जो व्यक्ति जिस सदन का सदस्य होगा, लोकसभा का सदन होगा तो लोकसभा में मतदान करेगा, और राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा में मतदान करेगा। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है। लेकिन इस मंत्रिपरिषद के जो सदस्य जिस सदन के सदस्य होंगे उसमें मतदान भी करेंगे। लेकिन जो महान्यायवादी होता है वह इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है। लेकिन वह ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए उसे किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद 88 में यही है कि मंत्रियों को दोनों में भाग लेने का अधिकार होता है, और साथ ही साथ जिस सदन के वो सदस्य होते हैं उसमें मतदान भी करने का अधिकार होता है। लेकिन महान्यायवादी दोनों में भाग तो ले सकता है, लेकिन वह किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं है, इसलिए उसे किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ये पूरा का पूरा हो गया अनुच्छेद 84 से लेकर 88। एक चीज़ थोड़ा सा छूट रहा था अनुच्छेद 85 में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 85 में हम लोगों ने देखा कि सदनों के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। इसका मतलब यह है सदनों की बैठक को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाएगा। सदनों के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाएगा। ये सत्र मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चली, तो हमारा संविधान कहता है कि ये हो गया पहला सत्र। अब मान लीजिए कुछ दिन तो फिर मान लीजिए नहीं चलेगी, ये हो गया दूसरा सत्र। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि ये जो पहला सत्र है और ये जो दूसरा सत्र है, इसके बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर जो है दूसरे सत्र की भी बैठक हो जानी चाहिए। हालांकि हमारे संविधान की बात किया जाए तो वर्तमान समय में 3 सत्र की बैठकें होती हैं। 3 बैठकें होती हैं, एक हो गया बजट सत्र, एक हो गया ग्रीष्मकालीन, एक हो गया शीतकालीन, या एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक हो गया शीतकालीन सत्र। ठीक है, हालांकि 3 प्रकार की बैठकें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय की अवधि कि कितने समय का अंतराल हो सकता है, तो 6 माह का अंतराल हो सकता है। ठीक है, 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी हैं, जब 6 माह के अंदर अंदर होने हैं, इसका मतलब ये है कि 12 माह में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा हम लोगों का अनुच्छेद 84 से लेकर अनुच्छेद 88 तक।
ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे सदनों के अधिकारी। उसमें लोकसभा सभापति आएंगे, उपसभापति आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जाता है, इन सभी बातों पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।